देखिए, ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी कृष्णाष्टमी टू ऑल। सबको कृष्णाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों को विजयनगर भी देखना है। मैंने दारा शिकोह पर कल मैंने छोड़ा हुआ था, वहां से आगे बढ़ूंगा। कल तो मैंने आप लोगों को कोई मेंस का क्वेश्चन दिया नहीं था जिसे आप लोगों ने कवर किया होगा। अब आपका कल्चर बस लास्ट पर ही आ रहा है। मंडे को आपका क्लास समाप्त होगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मंडे तक हम आपको फिर मॉडर्न कल्चर तक भी ले जाएंगे। धीरे धीरे मैं आपको उसी दिशा में ले जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रणनीति का हिस्सा था। दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। अब क्या है कि अगर हम देखो, दो तरह की पढ़ाई होती है। तुम लोग मैच्योर हो गए होगे, लास्ट डे में फिर पूछ लूंगा कि दो तरह की पढ़ाई होती है। एक है कि आज हम लोग इंफॉर्मेशन एज में हैं, तो चारों तरफ इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है और इसी से एक बच्चा परेशान हो रहा है, वो विचलित हो जा रहा है, वो दिशा को नहीं पकड़ पा रहा है। अलग अलग संस्थान प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलें बच्चों को वहीं पर आती है कि इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। तो पहले क्या करना होगा, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो एक स्ट्रक्चर जब कायम हो जाएगा, तब इंफॉर्मेशन को तुम बढ़ा सकते हो। जैसे आप मान लो हिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है, तो गलत है। क्या है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ाई करोगे तो फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जन्नत और जहन्नुम दोनों चला जाता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती तो इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाता है, तो हम न यहाँ के रह जाते हैं न वहां के रह जाते हैं। तो उसमें सबसे बेहतर है कि हमने जो आपको मेंस का 100% वर्क को अपने दिमाग में लेकर चला हूं और मैंने 60% प्रीलिम्स के काम को दिमाग में लेकर चला, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन 60% सॉल्व होना होगा वो इसी बेसिस पर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। और 20% क्वेश्चन के लिए तुमको बहुत थोड़ा सा अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा और 20% क्वेश्चंस को बस लक पर छोड़ देना होगा। वो प्रीलिम्स में मुश्किल है करना, है ना। तो इस तरह से एक व्यावहारिक रणनीति के तहत आपकी तरक्की हो जाएगी। तो चलिए, पहले हमने जो क्वेश्चंस लाए हैं उसको हम कवर करते हैं और आप लोग पीछे उसको सॉल्व करते आए हो, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें 4 चॉइसेस है। देयर आर द 4 चॉइसेस एंड पर्टेनिंग टू मियां तानसेन यू हैव टू फाइंड आउट द राइट चॉइस कि व्हाट स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट तानसेन। तानसेन के बारे में जो इतने भी यहां पर स्टेटमेंट दिए गए उसमें गलत स्टेटमेंट क्या है? पॉइंट ए, चॉइस ए, तानसेन की उपाधि उन्हें सम्राट अकबर द्वारा दी गई थी। ओके। बी, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं पर ध्रुपद की रचना की। चॉइस सी, तानसेन ने अपने संरक्षकों के लिए गीतों की रचना की। एंड चॉइस डी, तानसेन ने अनेक रागों का आविष्कार किया। ये 4 है। अब इसमें आपको जो रॉन्ग चॉइस है वो फाइंड आउट करना है, कोशिश करिए। एक बार फिर गौर से देखिए, तो तुक्का, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल गेस, शब्दों में इंटेलेक्चुअल गेस और लेमैन टर्म में कहते हैं तुक्का। जरा तुक्का लगाइए तो। फिर कुछ चेंज करिए, फिर तुक्का लगाइए, फिर चारों चॉइस को पढ़िए, एक बार फिर कोशिश करिए। क्या आ रहा? डी। देखो, डी कैसे करोगे? मैंने कल आपको बताया था कि देखो, तानसेन ने कुछ प्रमुख रागों का आविष्कार किया। मैं आपको बताता हूं। मियां की तोड़ी, मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की मल्हार और दरबारी कन्नड़। दरबारी कन्नड़ मतलब तानसेन ने जो कुछ रागों का आविष्कार किया, उन रागों का नाम है मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार और दरबारी कन्नड़।
तो अब इसमें जो आप देखते हो एक टर्म आता है मियां की तोरी और मियां की मल्हार और दरबारी कन्नड़। दीज आर द थ्री डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट रागाज। तो ये जो डिफरेंट रागाज है, मियां की तोरी, मियां की मल्हार और दरबारी कन्नड़, ये बेसिकली तानसेन ने आविष्कार किया है। तो चॉइस नंबर डी के लिए कोई जगह नहीं है। जो आपका आंसर है वह तानसेन की उपाधि उन्हें सम्राट अकबर द्वारा दी गई थी, गलत है। अकबर के दरबार में जब तानसेन आया तब तक वह रीवा के रामचंद्र के दरबार में था, और जब वही दरबार में था तो एक ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने जब उसके राग को सुना था तो बहुत खुश हुआ था और उसने उसको उपाधि दी थी तानसेन की। और अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन की उपाधि मिल गई थी। तो इसका आंसर आपका चॉइस नंबर ए होगा। कई बार ऐसा सटल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर के शासन काल में चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद भारत आए थे। 2, उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में पशु आकृतियों का एक महान चित्रकार थे। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट कि इन जहांगीर्स कोर्ट मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समद appeared. And the second one, Ustad Mansoor was a great connoisseur and a great expert in the portrayal of the nature and animals. तो 2 है चॉइस। इसमें आपको सही चुनना है। चॉइस ए में केवल 1, चॉइस बी केवल 2, चॉइस सी 1 और 2 और चॉइस डी न तो 1 ना ही 2। देखो मैं स्टूडेंट्स, कल मैंने आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन पूछा था, आज मैं पेंटिंग्स पर पूछ रहा हूं और कुछ ऐसी चीजों पर जो आर्ट पर ही। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि इसमें आपका काम थोड़ा कच्चा है। मतलब इसमें आपने रिवीजन वर्क ढंग से नहीं किया। हो सकता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं और हो सकता है कि आप कुछ दूसरे काम में ज्यादा बिजी हो। मेरा रिक्वेस्ट एक बार यह है कि आप एक बार इस बात को मतलब आप मान कर चलिए कि आपको फिर विशेष रूप से तैयार होना है और इसको फिर रिवाइज करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हुमायूं आया था तो हुमायूं अपने साथ ईरान के दरबार से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को लेकर आया था। तो ये चॉइस तो गलत हो गया फिर। और उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का वाकई में बहुत बड़ा चित्रकार था। मैंने मैटर में भी आपको दिया हुआ है। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद भी आपके मैटर में होगा। तो इस लिहाजन आपका उत्तर बनता है बी, केवल 2। मिस्टर अंकुर, किसने बी किया है कि नहीं? बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गायक गोपाल नायक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। सॉरी, मान कौतूहल की रचना ग्वालियर के मानसिंह ने की थी। 3, इब्राहिम शाह सर्की ने संगीत की एक नई शैली ख्याल का विकास किया। इसमें जरा ट्राई करके देखिए। देखिए, आपको कंफ्यूजन का कारण यह है कि यहां पर एक नाम मिला है इब्राहिम शाह सर्की, लेकिन हमने आपको हुसैन शाह सर्की बताया है। हुसैन शाह सर्की, इब्राहिम शाह सर्की के समय मैंने आपको बताया है कि एक महत्वपूर्ण रचना लिखी गई संगीत शिरोमणि। तो लेकिन तब है कि इसके अगर ये क्वेश्चन में आपको अगर गलतफहमी हुई या गलती हुई तो मैं इसको इसके लिए आपको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत क्लोज चॉइस था। शर्की ये चॉइस देने में ही गलती हुई। यहां नाम बदल कर दिया जाना चाहिए था। कोई ऐसा शासक, जैसे अगर देना ही था तो बीजापुर के शासक का नाम दिया जा सकता था कि इब्राहिम आदिल शाह ने की, तो बात पकड़ में आ जाती। लेकिन हुसैन शाह सर्की और इब्राहिम शाह सर्की इतना क्लोज चॉइस है कि अगर आपने गलत भी किया तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं। वैसे 1-2 होना चाहिए इस हिसाबन, क्योंकि इस हिसाबन ये गलत हो गया तो ये और ये तो करेक्ट है ही, क्योंकि वो गोपाल नायक के दरबार में आया था। तो आप यही मानकर चलिए।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन प्रवृत्तियां जहांगीर काल की चित्रकला में देखने को मिलती है? इस काल में पांडुलिपि चित्रकारी का प्रचलन कम हो गया तथा छवि चित्रकला का महत्व बढ़ गया। दूसरा, प्रकृति तथा पशु के चित्रण को विशेष प्रोत्साहन मिला। तीसरा, चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव में वृद्धि हुई। चौथा, तैल चित्रकला का विकास हुआ। तैल चित्रकला का विकास हुआ। बी फास्ट। मैक्सिमम 123। यस, गुड। क्योंकि 1 2 3 4 अगर चॉइस रहता तो आप फंस सकते थे। आप ध्यान रखिएगा वैसे आगे के लिए, मुगल काल में तैल चित्रकला का विकास नहीं हुआ है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, ये गलत है। तो आपका उत्तर में 1 2 3 4 का कोई चॉइस है भी नहीं। ये सुखद संयोग है। 2 3 4 का है लेकिन 1 2 3 4 का नहीं है। अगर 1 2 3 4 का होता तो मुझे डर है कहीं आप चुन तो नहीं लेते तैल चित्रकला में भी, लेकिन तैल चित्रकला का इसमें स्कोप ही नहीं इस क्वेश्चन में, इस लिहाज नहीं ये क्वेश्चन 1 2 3 हो गया। एंड जहांगीरी महल अकबर के द्वारा किस क्षेत्र में बनवाया गया था? मैंने आपको बताया था कि कई बार बहुत छोटा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन दे जाता है और पता चलता है कि भाई जहां किश्ती मिली डूबी वहां पानी बहुत कम था। तो ऐसा होता है, मतलब आप ही से नहीं होगा, किसी से भी हो सकता है। तो आप इसमें एक सही चॉइस चुनिए, तो जरा मैं देखूं कि इसमें आप सही जगह जहांगीरी महल अकबर के द्वारा किस क्षेत्र में बनवाया गया था इसको आप चुन पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपने आर्किटेक्चर मैंने दिखाया भी था जहांगीरी महल रेड कलर का, याद करिए। आगरे का किला, दैट इज करेक्ट, बी। इसमें डाउट आपको फतेहपुर सीकरी में हो सकता था। मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें कंफ्यूजन की बहुत स्कोप था, लेकिन इस कंफ्यूजन से बचना है। आपका उत्तर होना चाहिए आगरे का किला। ओके, बस समाप्त। अब चलिए मैं आपको कल जहां दारा शिकोह कवर करवा रहा था वहीं से मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, ये 2 हमको करवाना है। देखिए, दारा शिकोह एक तरह से समझिए तो हिंदुस्तान के लिए एक नियामत होता, क्योंकि दारा शिकोह में जितनी उदारता थी, जैसे आप यही समझिए पहले शाहजहां भी अपने जब शाहजहां था उस समय वो अपने धार्मिक बातों में शाहजहां बहुत कट्टर था। ओके, तो शाहजहां, देखो मैं आपको बताऊं कि तीर्थ यात्रा कर वह पुनर्जीवित करना चाहता था। वो तो आपको बनारस का संत थे कविंदाचार्य, उन्होंने रिक्वेस्ट किया शाहजहां को कि आप तीर्थ यात्रा कर को पुनर्जीवित मत करिए। आगे तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को औरंगजेब ने पुनर्जीवित किया। सो फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू शाहजहां वाज प्रिकर्सर टू औरंगजेब इन द मैटर ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। मतलब शाहजहां रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के मैटर में औरंगजेब का पूर्वगामी था। सो इन दिस वे शाहजहां वाज गोइंग टू बी डिफरेंट, यू नो। अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं मैं इस संदर्भ में आपको यह बताना चाहता हूं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व दिस पॉइंट। और दारा शिकोह बाद में शाहजहां के व्यक्तित्व पर, दारा शिकोह और उसकी पुत्री जहान आरा बेगम के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा, और दोनों धर्म के बातों में काफी उदार थे, इसलिए शाहजहां का व्यक्तित्व भी बदल गया। मैं आपको बताऊं कि दारा शिकोह जब यूथ था, जब वह प्रिंस था, क्राउन प्रिंस था,
शाहजहां ने जब उसको वली अहद की उपाधि दी थी और अपने दरबार में अपनी चेयर के बगल में उसका चेयर स्थापित किया था, उसका सिंहासन, छोटा सा सिंहासन, क्राउन प्रिंस की उपाधि दी थी उसे, और उसके जात रैंक को भी बढ़ाया था। मनसबदारी में आपको बता चुका हूं 40,000 से बढ़ा के 60,000 किया था। उस समय वो धन के मामले में इतना उदार था कि बनारस से उसने पंडितों को बुलाकर, जिसके हेड कविंदाचार्य थे, और 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया था फारसी में। और उन 52 उपनिषदों जिसका उसने अनुवाद करवाया था उसका नाम रखा गया था सीरर ए अकबर। सीरर ए अकबर उस अनुवाद का नाम था। स्वयं उसने योग वशिष्ठ का अनुवाद किया था। मैं आपको बताऊं कि 2021 का प्रश्न बता रहा हूं। यूपीएससी में होता क्या है कि कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव या स्टैंडर्ड बुक आती है तो कई बार उस स्टैंडर्ड बुक पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। तो 2021 में एक बुक मुजफ्फर आलम की आई हुई थी सूफिज्म के ऊपर। उसमें एक चैप्टर दारा शिकोह पर था। तो उसमें एक मुद्दा उठाया हुआ था मुजफ्फर आलम ने कि जब अकबर के समय निजामुद्दीन पानीपती नामक विद्वान ने योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था, तो दारा शिकोह ने दोबारा अनुवाद क्यों किया? तो उन्होंने बताया हुआ है कि एक्चुअली दारा शिकोह अपने आप को हिंदुस्तान के भावी बादशाह के रूप में तैयार कर रहा था। अब सोचिए, हिंदुस्तान के भावी बादशाह के रूप में वो अपने आप को तैयार कर रहा था। तो अपनी तुलना राजा राम से कर रहा था। जैसे राजा राम, आपने राम राज्य का नाम सुना है, तो राम राज्य में कोई भेदभाव नहीं था। वो उसी तरह का आदर्श उसके मन में था अपने लिए, अपने शासन के लिए। तो योग वशिष्ठ क्या है? योग वशिष्ठ यह है कि वशिष्ठ राम के गुरु थे और राम को वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने राम को, जब राम का सिंहासनारोहण होने वाला था, हालांकि दुर्भाग्यवश वह नहीं हो पाया, जब राम का सिंहासनारोहण होने वाला था तो वशिष्ठ ने उनको शिक्षा दी थी कि एक आदर्श शासक को किन बातों का पालन करना चाहिए, और राम ने उन्हीं बातों का पालन करने का निर्णय लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो उस समय उनको गद्दी नहीं मिल सकी और वनवास हुआ। तो वह जो ग्रंथ है उसमें वशिष्ठ के द्वारा राम को एक योग्य शासक और एक आदर्श शासक को किन शर्तों को पूरा करनी चाहिए, ये शिक्षा दी गई। और दारा शिकोह ने उसका अनुवाद करके यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि मैं भी वशिष्ठ के कही गई इन बातों का अनुसरण करना चाहता। लेकिन उसका भी दुर्भाग्य रहा कि औरंगजेब ने उसे गद्दी नहीं लेने दी। तो ये बात मुजफ्फर आलम ने लिखा। अब मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ठीक उसी बार जब प्रीलिम्स का मैं क्वेश्चन देखा तो मैं हतप्रभ रह गया कि देखो, जो भी क्वेश्चन सेटर है मुजफ्फर आलम की इस बुक को पढ़ा हुआ था। क्योंकि हम लेटेस्ट बुक लेते हैं, हम पुस्तकों का संसार बुक रिव्यू भी प्राय टाइम टू टाइम करते थे। क्योंकि नई बुक पढ़ना मेरा शौक है और खास के हिस्ट्री का बुक तो मेरा सब्जेक्ट भी है एक्सक्लूसिवली, तो हम उसको विशेष, वैसे मैं और भी सब्जेक्ट के बुक्स को लेता रहता हूं और उनके टच में रहता हूं। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने मुजफ्फर आलम की बुक ली थी लेटेस्ट, और उसके मतलब लगभग 3 या 4 महीने के बाद प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। तो प्रीलिम्स में मैंने एक क्वेश्चन देखा, वो ये था कि योग वशिष्ठ का अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति ने योग वशिष्ठ का अनुवाद निम्नलिखित में किस बादशाह के काल में किया? चॉइस ए था अकबर, चॉइस बी जहांगीर, चॉइस सी शाहजहां एंड चॉइस डी औरंगजेब। अब हाईलाइटेड जो है बच्चों वो है दारा शिकोह को श्रेय मिलता है। और अगर दारा शिकोह ने किया तो शाहजहां के समय किया, और निजामुद्दीन पानीपति ने अकबर के समय किया, और वहां पर निजामुद्दीन पानीपति दिया हुआ था, चॉइस अकबर हो जाना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स दारा शिकोह मानकर और उसको लगा दिया। मैंने सोचा कि भाई दारा शिकोह को श्रेय दिया जाता है, लेकिन शायद निजामुद्दीन पानीपति ने ही किया होगा और फिर वो शाहजहां लगा देता है।
तो इतना क्लोज ऑब्जर्वेंस कभी कभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन का होता है। अब समझ सकते हो आप कि जो क्वेश्चन सेटर होता है वो बहुत लेटेस्ट करंट में होता है, इसलिए प्रीलिम्स में हमेशा करंट पर नजर होना आवश्यक होता है, चाहे वो कोई भी विषय हो। तो चलो ये बात हुई। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि उसने दारा शिकोह ने नज्म उल बहरीन का सिद्धांत दिया। जैसे एक सूफी संत थे मोहम्मद गौस, तो मोहम्मद गौस का सिद्धांत था जिसका नाम था बहर उल हयात। बहर उल हयात का मतलब है कि जितने भी धर्म है एक ही मुकाम पर मिलते हैं, सबका सार एक है। और दारा शिकोह ने उसी को आधार बनाकर लिखा नज्म उल बहरीन। नज्म उल बहरीन का मतलब है कि सारी नदियां उसी समुद्र में मिलती है, मतलब वो भी धार्मिक सद्भाव की बात की है। तो देखो मैंने इसको कैसे डील किया है कि पिछले लगभग 600 वर्षों तक साथ साथ रहते हुए हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिमों ने जो गांगी जमुनी संस्कृति का विकास किया, गंगा यमुनी संस्कृति का विकास किया था, दारा शिकोह उसका जीवंत रूप था। हिंदुस्तान में भक्ति एवं सूफी संतों तथा अकबर जैसे महान पादशाह ने धार्मिक सद्भाव की आधारशिला रखी थी। दारा शिकोह ने न केवल उस विरासत को स्वीकार किया बल्कि उसे और भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दारा शिकोह सूफी संत मोहम्मद गौस के दर्शन से बहुत प्रभावित था। मोहम्मद गौस के द्वारा बहर उल हयात का सिद्धांत दिया गया था। इसका सार था कि सभी धर्म के मूल भाव में एकता है। दारा शिकोह ने इसको आधार बनाकर नज्म उल बहरीन समुद्रों का मिलन का सिद्धांत दिया। मध्यकाल में जब लोग धार्मिक उन्माद से ग्रस्त थे तब दारा शिकोह के द्वारा विभिन्न धार्मिक पंथों के बीच एकता का सूत्र खोजने का प्रयास अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि था। उसने अपने विचारों को केवल मनन और चिंतन तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि उसने हिंदू शास्त्रों का अध्ययन कर हिंदू धर्म के मन को समझने का प्रयास किया। वो हिंदू विद्वानों के संपर्क में आया और फिर भागवत गीता और योग वशिष्ठ जैसे संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। साथ ही उसकी देखरेख में 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। इसे सिराज अकबर का नाम दिया गया। इस प्रकार अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के बीच समन्वय का जो सूत्र खोजा था, दारा शिकोह ने उस सूत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया। मतलब कि जैसे देखो, अब अकबर का क्या है कि अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्र खोजा। किस स्तर पर? तो मनन और चिंतन और विचारों के स्तर पर, दीन इलाही। और दारा शिकोह ने उसे साहित्य के माध्यम से भी, ग्रंथों के माध्यम से भी उस एकता को, क्योंकि पढ़ा लिखा था, अकबर तो शिक्षित नहीं था और दारा शिकोह काफी शिक्षित था, तो उसने ग्रंथों के माध्यम से खोजने का प्रयत्न किया था। दारा शिकोह ने उस सूत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया। अकबर ने इबादत खाना एवं धार्मिक वाद विवाद के माध्यम से हिंदू धर्म एवं इस्लाम के बीच की एकता को समझने का प्रयास किया। दारा शिकोह ने उस एकता को बेहतर समझने के लिए शास्त्रों का अन्वेषण किया। कितना बढ़िया है दोनों। दारा शिकोह की बेहतर शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कारण यह काम उसके लिए आसान था। अपनी उदार धार्मिक विरासत के कारण दारा शिकोह को लघु अकबर कहा गया है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि यदि दारा शिकोह को हिंदुस्तान के बादशाह का पद प्राप्त होता तो हिंदुस्तान की समन्वित संस्कृति की परंपरा को एक बेहतर दिशा मिलती, परंतु औरंगजेब के सिंहासनारोहण ने मुगल दरबार की नीति में नाटकीय परिवर्तन ला दिया। भारत में 16वीं सदी के काल को किस आधार पर भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा दी जा सकती है? अब देखो 16वीं सदी के काल में क्या हुआ। एक बार क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा था शॉर्ट नोट में, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कभी आपको जीएस में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शनल के 20% क्वेश्चन जीएस में रिपीट करते हो। तो हमें लगा कि भाई जीएस में क्योंकि 20% ऑप्शनल के जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोट्स वो जीएस में रिपीट करते हैं, तो आई वॉज डाउटफुल कि कहीं ऐसा ना हो कि जीएस में आपको क्वेश्चन बना दे। तो मैंने बस इसको अपने ढंग से प्रयत्न किया और हमने इसको फॉर्म किया। तो 16वीं सदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सदी है, क्योंकि इस काल में भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट को मुगलों के अधीन उसका विकास हो रहा है। और फिर 16वीं सदी में ही अकबर जैसा एक उदार शासक आता है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता का सूत्र खोजने का प्रयत्न करता है। और अकबर के समय ही कला का विकास होता है, साहित्य का विकास होता है और भारत की समन्वित संस्कृति का विकास होता है। इसलिए इसको भारतीय पुनर्जागरण, हिंदुस्तान का पुनर्जागरण 16वीं सदी को कहा जा सकता है इस आधार पर। तो हमने यहां पर आपको दिखाया कि पुनर्जागरण से तात्पर्य है पुनरुत्थान। यह पुनरुत्थान किसी भी क्षेत्र में देखा जा सकता है, राजनीतिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक। भारत के 16वीं सदी के काल को इस आधार पर पुनर्जागरण के काल की संज्ञा दी जा सकती है कि इस काल में धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक समन्वय की नीति को विशेष प्रोत्साहन मिला।
16वीं सदी में भारत में धार्मिक सद्भाव और समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन देने भक्ति एवं सूफी आंदोलन और अकबर जैसे पादशाह ने अहम भूमिका निभाई। 15वीं सदी में अकबर एवं नानक जैसे संतों ने ईश्वरीय एकता की बात करके मानव की एकता की ओर संकेत कर दिया। इसे जायसी जैसे सूफी संतों ने आगे बढ़ाया और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने हिंदुओं के घरों की कहानी हिंदुओं की भाषा में कही। फिर पादशाह अकबर ने सुलह ए कुल की नीति पर बल देकर सुलह ए कुल जानते ही होंगे, एक नई मिसाल कायम की और इस काल में धार्मिक सद्भाव की नीति पर बल दिया, जब न केवल पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया तथा अपने को सभ्य कहने वाले यूरोप में भी धर्म के नाम पर रक्त बहाया जा रहा था। देखो, कहीं पर भी अगर आपको अकबर की तारीफ में लिखनी होगी तो आप इस बात को ध्यान रखना कि सिर्फ यही नहीं कि अकबर ने धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाई, बल्कि अकबर ने उस समय धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाई जब न केवल पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में बल्कि दुनिया को सब बनाने का दावा करने वाले यूरोप में भी धर्म के नाम पर रक्त बहाया जा रहा था, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो वहां पर धर्म के नाम पर रक्त बहाया जा रहा है, उस समय अकबर ने धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाई है। पुनर्जागरण का यह तत्व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखा जा सकता था। हिंदुत्व एवं इस्लाम की गंगा जमनी संस्कृति कला एवं साहित्य में भी व्यक्त हुई। अकबर के अधीन स्थापत्य की मेहराबी एवं शातीरी शैली में समन्वय हुआ तथा व्यापक निर्माण कार्य किया गया। यही समन्वय चित्रकला एवं संगीत कला के क्षेत्र में भी देखा जा सकता था। चित्रकला के क्षेत्र में दशवंत एवं मीर सैयद अली जैसे चित्रकार तथा संगीत के क्षेत्र में तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे महान गायक 16वीं सदी की उपलब्धि है। इस काल में कथक नृत्य एवं ध्रुपद गायकी को व्यापक संरक्षण मिला। फिर यह वह काल था जब देशी भाषा साहित्य के रूप में हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी एवं पंजाबी सभी को प्रोत्साहन मिला। मतलब देशी भाषा का तो विकास हो रहा है। इसमें भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि यह सही है कि 16वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण यूरोपीय पुनर्जागरण से पृथक रहा। यूरोपीय पुनर्जागरण की तरह इसमें तर्कवाद का तत्व उतना प्रबल नहीं था, तर्कवाद का, परंतु यह अपने स्वरूप में विशिष्ट एवं मौलिक था, क्योंकि यूरोप में होने वाले धार्मिक तनाव की जगह यह धार्मिक समन्वय पर बल देता था। इसलिए 16वीं सदी के भारत को पूर्व आधुनिक काल के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे देखो, पूर्व आधुनिक काल मैंने ये कहा, जब मैंने तुम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था तो याद होगा कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस तो यही कहते आ रहे थे कि प्लासी के युद्ध के साथ भारत में आधुनिक युग आया। लेकिन उसमें एक समस्या आ जाती है, आप लोग सोच कर देखिएगा। प्लासी के युद्ध के बाद तो ब्रिटिश शासन हिंदुस्तान में स्थापित हुआ और भारत का औपनिवेशीकरण हुआ। तो जब भारत का औपनिवेशीकरण हुआ तो कुछ भारतीय हिस्टोरियंस ने माना कि भाई, जब प्लासी के युद्ध के साथ भारत का औपनिवेशीकरण हो रहा है तो हम इसको आधुनिकीकरण से क्यों जोड़ रहे हैं। और जब उन्होंने रिसर्च किया तो जैसे आप एक संजय सुब्रमण्यम तो कहते हैं कि एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था का विकास 16वीं 17वीं सदी में हुआ था और वो ग्लोबल अर्थव्यवस्था इधर टिल्ट लिया हुआ था, इंडिया की तरफ और चाइना की तरफ, और यूरोप की सोने चांदी छन छन के हमारे यहाँ आ रही थी। और वही समय है कि अकबर जैसे पादशाह का उद्भव हुआ जिसने हिंदुस्तान में समन्वित संस्कृति का विकास किया। और आप देखते हो कला के क्षेत्र में विकास हो रहा, साहित्य के क्षेत्र में हो रहा, स्थापत्य के क्षेत्र में हो रहा। भारत में आप देखोगे कि उसमें यूरोपीय व्यापार के कारण आर्थिक रूप से भी तरक्की हो रही, कृषि के क्षेत्र में नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिल रहा। तो अब जब इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं तो इनको पूर्व आधुनिक काल, अब मतलब मुगल काल को ही, बहुत सारे विद्वान मुगल काल को ही पूर्व आधुनिक काल कहने लगे। तो मतलब ये मानने लगे कि ब्रिटिश हमारे में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हम अपनी गति से जा रहे थे और अच्छे ढंग से जा रहे थे। अब आपको थोड़ा विजयनगर से परिचय कराऊं। देखिए, अब आपको मैं एक बात बताऊं कि वैसे अगर आप विजयनगर को देखेंगे तो विजयनगर में एक आपको देखिए, जब दिल्ली सल्तनत का जब विघटन हुआ तो दिल्ली सल्तनत के विघटन के पश्चात बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य आए। तो आपको याद होगा, अब खैर अब याद होगा, अगर आप सोचने वाले प्राणी होंगे तो जरूर याद होगा
और अगर आप सोचने वाले प्राणी नहीं हो तो आप बहुत जल्दी बन जाओगे। मेरा विश्वास है कि मेरे क्लास समाप्त होने के बाद भी मेरे तरीका को आप नहीं भूलोगे, आप इस तरीका को आगे बढ़ाओगे और एक से दूसरे को जोड़कर आप इंटीग्रेट करने का प्रयत्न करोगे। इट्स माई, यू कैन से विश एंड इट्स माई एडवाइस टू यू पीपल। तो आप जब अध्ययन करोगे तो आप देखोगे कि सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सल्तनत विघटित होना शुरू हुआ। तो विघटित होने पर पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विद्रोह, कई विद्रोह हुए। तो विद्रोह तो उसके समय अनेक हुए, लेकिन वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को विद्रोह को दबाता रहा। 2-3 विद्रोह ऐसे हुए जो बहुत सफल रहे। एक तरफ जो उसका विद्रोह था, एक विद्रोह हुआ उसको आप कहते हो कि मदुरई क्षेत्र, आसान शाह के नेतृत्व में मदुरई स्वतंत्र हो गया। 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हो गया। 1347 में बहमनी राज्य स्वतंत्र हो गया और 1338 में पहले बंगाल स्वतंत्र हो गया था। इतना मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय बताई। फिर आगे मैंने आपको फिरोज शाह तुगलक के डेथ के बाद, तैमूर के आक्रमण के बाद गुजरात कैसे स्वतंत्र हो गया, मालवा कैसे स्वतंत्र हुआ, जौनपुर स्वतंत्र हो गया। फिर मैंने आपको मेवाड़ का राज्य तो पहले से ही था पावरफुल, और फिर कैसे गुजरात, मेवाड़ और मालवा के बीच परस्पर संघर्ष हुआ। उसी समय दिल्ली और आगरा में लोधी राज्य स्थापित था, इब्राहिम लोधी महाना संघ, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। अब दक्षिण भारत में आएंगे तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य है, वो विजयनगर राज्य, जैसे विजयनगर राज्य को स्थापित करने वाला, जैसे उधर कुछ कहा जाता है कि कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के जो विक्षुब्ध अमीर थे, विक्षुब्ध अमीर, उन्होंने मिलकर 1347 में वहां बहमनी राज्य की स्थापना की थी, जिसका मुखिया हसन गंगू नामक व्यक्ति था, जो बहमान शाह के नाम से सुल्तान बना था। तो मुस्लिम राज्य था। इधर जब आप विजयनगर में आते हो तो विजयनगर में आप देखते हो कि विजयनगर का संस्थापक हरिहर और बुक्का जैसे 2 भाई थे, और ये संगम वंश से जुड़े हुए थे, और इनमें संगम वंश के 5 भाई थे जिन्होंने इस राज्य की स्थापना में मदद की थी। और विजयनगर की स्थापना जब 1336 में हुई तो पहले अब हरिहर फर्स्ट शासक हुआ था, 1336 से लेकर 1346 तक। तो पहला विस्तार जो विजयनगर का हुआ वो हरिहर फर्स्ट के समय हुआ, जब होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर ने अपना पहला विस्तार किया। फिर 1356 तक शासन किया हरिहर प्रथम ने। तो हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था बुक्का प्रथम, उसका छोटा भाई। तो बुक्का प्रथम ने 1356 से 1377 तक शासन किया। तो बुक्का फर्स्ट के समय, बुक्का फर्स्ट का बेटा था, उसका नाम था कुमार कंपन। तो कुमार कंपन ने दक्षिण की तरफ विस्तार करके, मदुरई क्षेत्र था जहां पर पहले एक मुस्लिम शासक एहसान शाह ने उसको स्वतंत्र कराया था, तो मदुरई क्षेत्र को बुक्का फर्स्ट का बेटा ने पराजित करके, और फिर वहां पर उसने विजयनगर का एक बड़ा विस्तार किया था। तो मदुरई क्षेत्र को उसने जीत लिया था। वही बुक्का फर्स्ट का जो बेटा था कुमार कंपन, उसी ने विजय की थी। तो कुमार कंपन की पत्नी का नाम था गंग देवी। तो उसने अपने पति के विजय के उपलक्ष्य में, कुमार कंपन ने उसके पति के उपलक्ष्य में गंग देवी ने एक रचना लिखी थी अपने पति के सम्मान में, जिसका नाम था मधुरम विजयम। तो 1377 तक वही रहा। फिर 1377 में आ गया उत्तराधिकारी उसका हुआ हरिहर द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय ने, अब देखो उस समय क्या है कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच निरंतर संघर्ष हो रहा है। तो पहले तो हिस्टोरियंस ने उसको बड़ा ही धार्मिक टर्म में देखा कि भाई बहमनी एक मुस्लिम राज्य है, विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य है, तो दोनों के बीच जो संघर्ष है वो धार्मिक संघर्ष है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं कि बहमनी साम्राज्य भी बिना हिंदुओं के समर्थन के नहीं टिक सकता था, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में जहां पर बहमनी राज्य का शासन था, जैसे महाराष्ट्र से आंध्रा तक, उस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या इतनी नहीं थी कि कोई भी शासक शासन कर सकता था। तो बहमनी राज्य का कुलीन वर्ग मराठे तैयार कर रहे थे और हिंदुओं की सहायता से बहमनी शासन करते थे। तो वो अगर चाहते कि हम कट्टर इस्लामी नीति को लागू कर दे, वो लागू होने वाला नहीं था। विजयनगर को देखिए, विजयनगर में क्या था
कि विजयनगर का जो शासक थे तो इनके साथ यह था कि इन्होंने धार्मिक सद्भाव की नीति इन्होंने भी अपनाई, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी इनके यहाँ थे। फिर बाद में जैसे विजयनगर के शासक में आगे मैं बताऊंगा देवराय द्वितीय है, तो देवराय द्वितीय के समय जब उसने अमीरों की एक बैठक बुलाई, अपने जो अधिकारी थे उनकी बैठक बुलाई और यह पता करने की कोशिश की, क्योंकि विजयनगर को बहमनी बड़ा तगड़ा मुकाबला देता था और कई युद्धों में तो बहमनी ने विजयनगर को हरा भी दिया था। तो उसने यह पता करने की कोशिश की वो देवराय द्वितीय ने कि भाई विजयनगर बहमनी से मुकाबला करे और विजयनगर का पलड़ा भारी हो विजयनगर का, इसके लिए क्या करना होगा। तो उसके अमीरों ने सुझाव दिया कि इसका एक ही तरीका है कि आप मुस्लिम तीरंदाजों की नियुक्ति करिए अपनी सेना में। तो मुस्लिम तीरंदाजों की नियुक्ति करिए जब उसने कहा, तो देवराय द्वितीय ने मुस्लिम तीरंदाजों की बड़ी पैमाने पर नियुक्ति की अपनी सेना में। अब आपके यहां मुस्लिम तीरंदाज है और आपकी सेना के रीढ़ मुस्लिम तीरंदाज है, क्योंकि वो दौड़ते हुए घोड़े पर तीर बरसाते थे, उसको माउंटेड आर्चर्स बोलते हैं। तो आप धार्मिक कट्टरता की नीति कैसे अपना सकते? देवराय द्वितीय के बारे में मैं प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि देवराय द्वितीय के विषय में कहा जाता था कि धार्मिक मामले में वो इतना उदार था कि वो अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। अब देवराय द्वितीय कौन था बताता हूं। तो मैंने हरिहर द्वितीय कहा, तो हरिहर द्वितीय ने बहमनी को हराकर उसे गोवा, चोल और दाभोल का क्षेत्र छीन लिया था। तो हरिहर द्वितीय तक तो सफलता मिली। हरिहर द्वितीय के बाद फिर उसका डायरेक्ट कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो बीच में उथल पुथल हुआ, कोई रामचंद्र नामक शासक हुआ, फिर देवराय प्रथम शासक हुआ। तो देवराय प्रथम जब यहां शासक था तब वहां बहमनी में फिरोज शाह बहमनी सुल्तान था। तो देवराय प्रथम का संघर्ष फिरोज शाह बहमनी से हुआ। तो पहले देवराय प्रथम फिरोज शाह बहमनी से हार गया और दूसरी बार उसने फिरोज शाह बहमनी से जीत लिया और फिरोज शाह बहमनी अपमानित हुआ। अब फिरोज शाह बहमनी के विषय में कहा जाता है कि बहुत बड़ा विद्या व्यसनी था। वो विद्या व्यसनी का मतलब बहुत बड़ा विद्वान था, उसको अनेक भाषाओं का ज्ञान था बहमनी शासक को। और उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी अनेक पत्नियां थी जो होती ही थी उस समय। तो उन पत्नियों से अलग अलग मूल की पत्नियां थी, अलग अलग भाषा समूह की पत्नियां थीं, और वो अलग अलग भाषा समूह की पत्नी से उसकी भाषा में बात करता था। इतने भाषाओं की जानकारी थी। और उसने गुलबर्गा में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। वेधशाला कहते हैं ऑब्जर्वेटरी, जिसे प्लैनेट्स या ग्रह नक्षत्र देखा जाता है उसको वेधशाला बोलते हैं, प्लैनेट्स। तो उसने ऑब्जर्वेटरी, जिसे प्लैनेट्स देखा जाता है, तो उसने ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह बहमनी ने। जब फिरोज शाह बहमनी पराजित हो गया देवराय प्रथम से, तो फिर अपमानित हुआ, तो उसको गद्दी अपने छोटे भाई के पक्ष में त्यागनी पड़ी, जिसका नाम था अहमद। तो अहमद शाह सुल्तान हुआ। तो अहमद शाह ने, जैसे बहमनी की राजधानी थी गुलबर्ग, एक जगह है महाराष्ट्र में, लेकिन जब अहमद शाह आया तो अहमद शाह ने वारंगल क्षेत्र को जीत लिया। जहां भी आप गोलकुंडा देखते हो ना, बाद में बना है, वही वारंगल क्षेत्र है। तो वारंगल को जीत लिया, तो उसने अपनी राजधानी बदलने की आवश्यकता उससे हुई, तो वो अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर लाया। तो खैर बहमनी भी अपना चल रहा था। खैर इधर विजयनगर को देखिए कि देवराय प्रथम का उत्तराधिकारी देवराय द्वितीय हुआ, वो भी एक पावरफुल किंग था। देवराय द्वितीय के बाद फिर इस वंश का पतन हो गया। इसको संगम वंश बोलते हैं, संगम वंश। जैसे मतलब आप अगर ओवरऑल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कहीं भी, तो विजयनगर में जो पहला वंश आपको दिखेगा वो वंश है संगम वंश। संगम वंश। फिर संगम वंश के बाद जब संगम वंश का पतन हुआ, अच्छा इसमें एक बात और भी बता दूं कि बड़ी संख्या में विदेशी यात्री उस समय विजयनगर में आ रहे थे। अ लार्ज नंबर the foreign travelers were coming to Vijayanagar Empire in the very large number, the large influx of the foreign travelers। अब मैं आपको बताता हूं,
देवराय प्रथम के समय निकोलो कोंटी आया था, इटालियन था वो। और देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक आया था, वो पर्सिया से था, मतलब वो अरब कंट्री से था, अब्दुल रज्जाक। निकोलो कोंटी ने बाल विवाह की चर्चा की थी विजयनगर में, और अब्दुल रज्जाक ने सती प्रथा की चर्चा की। आगे तुम देखो कृष्णदेव राय के समय फिर जो आया था उसमें डोमिंगो पायस, वो अच्युत देव राय के समय आया था। दुआर्ते बारबोसा विजयनगर के समय आया था, वो भी सती प्रथा के बारे में सूचना देता है। जब कृष्णदेव राय का जो उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था अच्युत देव राय, तो अच्युत देव राय के समय एक उस समय दो विदेशी यात्री आया था, पोर्चुगीज थे वे। एक का नाम था फर्नांडो नूनिज और दूसरे का नाम था डोमिंगो पायस। इन दोनों ने, नूनिज और पायस ने, इन दोनों ने नायकार व्यवस्था पर लिखा है। अब नायकार मैं हल्का सा बताऊंगा, नायकार सिस्टम। जैसे अब देखो प्रीलिम्स वगैरह में कभी आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि नायकार सिस्टम कहाँ प्रचलित था, तो नायकार सिस्टम का मतलब है विजयनगर में। मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री जो कल्चर का एक पार्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको मैं बता दूंगा, कहीं देख लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे आप एक मध्यकालीन भारत पर मैं बता रहा हूँ, जैसे सतीश चंद्र की बुक एक पतली सी आती है। ऐसा करना कि मैं आपको मंडे को बता दूंगा कि भाई कैसे कुछ अगर आप पढ़ना चाहो तो कोई गाइड बुक से भी आप काम ले सकते हो। गाइड बुक कोई भी हो तो आपको एंशिएंट मेडिवल, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर तो अब क्लियर है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है बिल्कुल। थोड़ा सा फैक्ट्स बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा फैक्ट्स बढ़ाना पड़ेगा, वो प्रीलिम्स को ध्यान में रख के। मेंस में तो ओके है, और उसमें भी ज्यादा फैक्ट्स नहीं बढ़ाना होगा। वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा कि फैक्ट्स भी लोगे तो बड़ी चालाकी से और थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। बस केवल स्ट्रक्चर में जो फैक्ट्स आए वही फैक्ट्स लेना है, और वैसे ही बिना प्लानिंग का फैक्ट्स नहीं लेना है। तो अब देवराय द्वितीय के बाद इस वंश का पतन हो गया, उसको संगम वंश बोलते हैं। तो एक नया वंश आया, उसको बोलते हैं जैसे संगम वंश। तो 1505 में एक नया वंश स्थापित हुआ, और उस नए वंश का नाम है सुलुभ वंश। सुलुभ वंश मतलब नरसिंह सुलुभ था, उसने इस वंश को स्थापित किया था 1505 में। उसको सुलुभ वंश, नहीं सॉरी गलत हो गया, 1505 नहीं, 1485 में, 1485 में। डेट्स को आप मिस कर दो। सुलुभ वंश, फिर सुलुभ वंश चला 1505 तक, और फिर वीर नरसिम्हा नाम का एक व्यक्ति था, वही कृष्णदेव राय का बड़ा भाई था। तो वीर नरसिंह ने एक तीसरे राजवंश की स्थापना की, इसको बोलते हैं तुलु वंश। तो विजयनगर में 3 वंश हो गया, पहला संगम वंश, दूसरा सुलुभ वंश, तीसरा तुलु वंश। तो तुलु वंश में वही वीर नरसिम्हा का छोटा भाई था कृष्णदेव राय, जो 1509 से 30 तक शासन किया, और यह विजयनगर का महान शासक माना जाता है। उस समय विजयनगर का बहुत पराक्रमी, क्योंकि देखो विजयनगर में एक सिस्टम, क्योंकि विजयनगर तो हमेशा वॉर में लिप्त रहता था। इट वॉज ऑलवेज यू कैन से इंगेज्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द मुस्लिम एम्पायर, द बहमनी एम्पायर। तो क्या होता था कि वहां पर सिविल संस्थाओं का विकास नहीं हुआ, तो बड़े बड़े सामंत स्थापित हो गए, जिसको नायक बोलते थे। तो नायक, जिस समय केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी तो नायक बहुत पावरफुल हो जाता था। तो नायक बहुत पावरफुल हो जाता था, और वो क्या करता था कि पावर अपने हाथ में लेता था, स्वतंत्र होने की कोशिश करता था। तो कृष्णदेव राय जैसे पावरफुल किंग ने नायकों पर नियंत्रण बनाकर रखा। एक तो घोड़े की सप्लाई उन्होंने अपने हाथ में रखी, जैसे पुर्तगीजों से कृष्णदेव राय ने दोस्ती की, भटकल में उसे किला बनानी थी, और बदले में घोड़े के व्यापार पर विजयनगर ने अपना, मैंने पुर्तगीजों से घोड़े की खरीदारी पर एक अधिकार कर लिया। और अब अगर नायकों को घोड़े भी मिलते थे तो विजयनगर के राय के माध्यम से, शासक के माध्यम से, तो नायक बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाए, और जो विद्रोह करते थे कृष्णदेव राय उसको दबा देते। और फिर कृष्णदेव राय ने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया, इकोनॉमी को भी प्रोत्साहन दिया। कृष्णदेव राय ने कृषि के विकास के लिए काम किया, सिंचाई के विकास के लिए काम किया। नई एक नगर बसाया, इसको नागलापुर, अपनी माता के नाम पर। तो बहुत सारा अचीवमेंट है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का डेथ के बाद उसका उत्तराधिकारी अच्युत देव राय हुआ। अच्युत देव राय के समय अब
केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, क्योंकि अच्युत देव राय के समय जो किंग के पास वास्तविक शक्ति नहीं रह गई, और वही अच्युत देव राय का एक अधिकारी था जिसका नाम था राम राय। तो राम राय बहुत पावरफुल बनकर बैठ गया, राम राय। और ये जो राम राय है, वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में आ गई। तो 1565 में एक बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, तालीकोटा का युद्ध। यही विजयनगर के लिए दुर्भाग्य रहा, तालीकोटा का युद्ध। ये विजयनगर के लिए दुर्भाग्य रहा युद्ध, क्योंकि राम राय की पॉलिसी क्या थी। हाँ, तब तक मैं आपको बता दूं कि बहमनी साम्राज्य टूट चुका था। 15वीं सदी के अंत तक बहमनी साम्राज्य टूट चुका था, और बहमनी साम्राज्य के टूटन पर पहले तो 5 राज्य आए, फिर 3 राज्य आए। पहले बहमनी साम्राज्य के टूटन पर 5 राज्य आए थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, बरार और बिदर, ये 5 राज्य आए। बाद में बिदर को बीजापुर ने जीत लिया और बरार को अहमदनगर ने मिला लिया, तो बच गए 3, बहमनी, बीजापुर और गोलकुंडा। तो क्या ये तीनों स्ट्रांग स्टेट थे। तो क्या हुआ कि राम राय की पॉलिसी रही थी पहले बहुत समय तक, राम राय जो मंत्री था और एक्चुअल में किंग मेकर बन गया, पावरफुल। तो कभी वो क्या करता था कि अहमदनगर और गोलकुंडा के साथ मिलकर बीजापुर पर हमला कर देता था। कभी बीजापुर को अहमदनगर और गोलकुंडा के अगेंस्ट में कभी वो अहमदनगर के अगेंस्ट में बीजापुर को भड़का देता था, और फिर अहमदनगर और गोलकुंडा के से मिलकर बीजापुर पर हमला कर देता था। इसी पर धीरे धीरे तीनों दक्षिणी मुस्लिम राज्य उसकी इस राजनीति को समझ गए, और 1565 में तीनों ने मिलकर विजयनगर से मुकाबला किया। 1565 में बहुत भयानक युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध। उसी तालीकोटा के युद्ध में तीनों राज्यों ने संयुक्त रूप से विजयनगर को पराजित कर दिया, और विजयनगर को पराजित करके और वही जो उसकी राजधानी को लूटा। मैं जब हम्फी में गया, और जब मैं हम्फी जो उसका कैपिटल था विजयनगर का, तो उसका हम्फी में उसकी सांस्कृतिक गौरव देखकर मैं अचंभित था। मतलब बहुत उसका जो आर्किटेक्चर है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन आर्किटेक्चर। जब आमने सामने देखो तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। लेकिन हमारे आंखों से आंसू ये देखकर गिर गए कि बाद में जब तालीकोटा के युद्ध के बाद, तो राम राय तो युद्ध मैदान में मारा गया, और राम राय का बेटा था, तिरुमल उसका नाम था, और उस समय शासक था सदाशिव राय। तो सदाशिव राय को तो भगा दिया उसने गद्दी से, और तिरुमल ने हाथी, घोड़े, ऊंट पर जो भी धन था और महिलाएं थी, उसको लेकर वो राजधानी से निकल लिया खुद। और उधर से पराजित करने के बाद मुस्लिम सेना आई और राजधानी को जी भर कर लूटा, पब्लिक को। और सामने जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर हैं, उन आर्किटेक्चर को ध्वस्त कर दिया। मतलब ध्वस्त क्या किया, तोड़ा हुआ है। जैसे अब हम्पी कैपिटल में मैंने देखा तो कृष्णदेव राय का जो बड़े महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर थे, जैसे हजारा मंदिर है, विठल स्वामी का मंदिर है, तो वो सबको जहां तहां से डैमेज किया हुआ है। जैसे हजारा मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर है, उसको भी मैंने देखा कि डैमेज किया हुआ है। तो ये जानबूझ के, चूंकि पूरे को तो तोड़ नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत तोड़कर और राजधानी को लूटकर चले गए। क्योंकि विजयनगर का गौरव समाप्त हो गया, और फिर वही तिरुमल शासक बन गया। उसने अपने राजवंश को स्थापित कर दिया। उसका वंश कहलाया अरविदु वंश, अरविदु। और फिर यही अरविदु वंश चलता रहा, तो अरविदु वंश की राजधानी चंद्रगिरी रही। और फिर वही अरविदु वंश समाप्त हुआ तो ओडियार वंश आया, जिसकी राजधानी मैसूर थी। और वही जो ओडियार वंश है, उसी ओडियार वंश का शासक था चिक्का कृष्णराज, जिसको कि हैदर अली और टीपू सुल्तान से गद्दी से हटाकर मैसूर राज्य की स्थापना की थी, जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताया था। यही था विजयनगर का। बहमनी भी है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा चलता रहा है। लेकिन बाद में मुगलों ने, पहले शाहजहां ने, मैंने आपको मुगल काल में बताया था, अहमदनगर को मिला लिया था, और औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया था। तो थोड़ा सा आप लोग जब रिवाइज करोगे, रिवाइज करके बस वही जो मैंने तरीका बताया कि 10-15 मिनट सोचने पर देना, तो धीरे धीरे कनेक्टिविटी बन जाएगी, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको, क्योंकि आपका कल्चर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए विजयनगर के कल्चर पर मैंने आपको पर्याप्त मैटर दे दिया है, उसको देख लेना
कि दक्षिण भारत की कला और वास्तुकला पूर्व मुस्लिम काल में अपने गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, परंतु अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा उसे भारी क्षति पहुंचाई गई थी। जैसे दक्षिण में और भी स्थापत्य होते, लेकिन जो मलिक काफूर जब सेना लेकर आया तो बहुत सारे स्थापत्य को उसने भग्न कर दिया। लेकिन जब विजयनगर राज्य स्थापित हुआ था तो बुक्का फर्स्ट जब शासक था तो बुक्का फर्स्ट ने अपील की थी हिंदुस्तान भर के कलाकारों को कि आप आइए और एक हिंदू राज्य को स्थापित करने में हमारी सहायता करिए। उसके बाद क्या हुआ कि परंतु अलाउद्दीन खिलजी के इसलिए अब बुक्का प्रथम सत्ता में आया। उसने संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों और कलाकारों को विजयनगर में आमंत्रित किया। स्थापत्य में द्रविड़ शैली, क्योंकि वही द्रविड़ शैली आप याद करो, द्रविड़ शैली का आधार किसने तैयार किया? पल्लव कला ने, मैंने आपको बताया। उसके बाद चोल कला का विकास वहां से लिंक करना है, और चोल कला का फर्दर विकास हुआ है विजयनगर। गोपुरम याद है आपको? गोपुरम, विजयनगर में आपको भव्य गोपुरम देखने को मिलेंगे। विकास में विजयनगर का विशेष योगदान माना जाता है। बस होता है इस काल में बड़े एवं भव्य प्रकार के गोपुरम निर्मित किए गए। इतना ही नहीं, द्रविड़ कला शैली में विजयनगर का निम्नलिखित योगदान देखने को मिलता है। प्रथम, मंडप के साथ कल्याण मंडप का निर्माण। एक फीचर है मंडप के साथ कल्याण मंडप का निर्माण, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यह है कल्याण मंडप हम्फी में। ये जो कल्याण मंडप है, इसकी विशेषता क्या है पता है? इसमें देवताओं और देवियों का विवाह करवाया जाता था कल्याण मंडप में। तो एक कल्याण मंडप इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा देखो, इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है अलंकृत स्तंभों का प्रयोग। इसमें सबसे सुगोचर तत्व है 2 टांगों पर खड़ा घोड़ा। मतलब जो इसका जो स्तंभ होता था, पिलर होता था, बहुत अलंकृत होता था, और उसमें सबसे जो स्पष्ट तत्व दिख रहा है वो 2 टांगों पर खड़ा घोड़ा दिख रहा है। इस काल के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में हम कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित हजारा, यानी हजारा राम नाम है पूरा, विठल स्वामी मंदिर की गणना कर सकते हैं। अब देखो, ये जो अलंकृत पिलर देख लीजिए। अब इसमें जो अलंकृत पिलर है उसमें सबसे एक तो यालू करके कोई जानवर भी है, इसमें घोड़ा नहीं है, और एक घोड़ा है जो देखो एक पिलर है। अब आपको कल्याण मंडप वगैरह देखोगे तो इतना भव्य दिखता है कि इतने सारे पिलर हैं, उसको इतना डेकोरेट करके बनाया गया। देखो, घोड़ा 2 टांगों पर खड़ा है, इसके निचले टांग नीचे के पिलर को टच कर रहा है और सिर्फ छत को टच कर रहा है। अब ऐसे सैकड़ों पिलर्स बने हुए, कलाकार को कितनी मेहनत पड़ी होगी, इसमें कितनी ऊर्जा नष्ट हुई होगी, कितने संसाधन लगे होंगे। तो दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग अंडर विजयनगर कि कितना बेहतरीन कलाकृतियां बनाई गई है। ये 2 टांगों पर खड़ा सुगोचर तत्व है घोड़ा। सॉरी, ये कल्याण मंडप है। यहां पर भी देखो पिलर्स, कितना सजा हुआ पिलर है, कितना बढ़िया डेकोरेटेड पिलर आपको दिखेगा। देखिए, ये सब तो मैंने वहां पर विजुअलाइज किया था। देखिए, एक एक पिलर को देखिए कितनी बारीकी से बनाया गया है, डेकोरेटेड पिलर। हजारा राम टेम्पल है। एक अलग, एक रामनवमी डब्बा करके, उसका मैं फोटो नहीं लिया हूं, रामनवमी डब्बा करके बना हुआ है, जहां पर रामनवमी का त्योहार मनाया जाता था। वो भी बहुत बेहतरीन आर्किटेक्चर है। देखिए, हजारा राम टेम्पल का उसका पिलर को देखो कैसे अलंकृत किया गया है। हजारा राम टेम्पल में मैंने देखा कि उसके दीवार पर पूरी रामायण की कथा है। उसके दीवार पर पूरी रामायण उसके दीवार पर चित्र बनाया गया हुआ है। देखिए, ये जो जगह है, आप अभी भी आप देखेंगे तो 50 रुपीज नोट पर इसका फोटो है। पहले रथ का चक्का घूमता था। यह है कल्याण मंडप, सॉरी गलत हो गया, यह है गोपुरम। गोपुरम मैंने पीछे दिखाया हुआ है, आपको याद होगा, ये गोपुरम है। ये देखो, यहां पर गौर से देखना, तुम लोग को शायद दिख रहा होगा, ये जो देख रहे हो ना पार्ट, यही तोड़ा हुआ है, यही सब डैमेज दिखता है। जैसे इतना बढ़िया गोपुरम है, और देखो ये ऐसे था, इस पार्ट को तोड़ दिया है, यहां तोड़ दिया है, यहां तोड़ दिया, इससे ज्यादा वो तोड़ ही नहीं सकती थी। तालीकोटा के युद्ध के बाद जो लूटपाट मचाई है, उसी में इस पार्ट को तोड़ा है उसने। ये देखो कितना भव्य गोपुरम है, प्रवेश द्वार। आपको मैं पीछे गोपुरम बता चुका हूं, हम्पी का। जैसे जहां से प्रवेश करते हैं ना, वहीं था। हालांकि यहां भी तोड़ा हुआ था, पता नहीं पूरा दिया हुआ है क्यों, कि घुसने की जगह पर यहां पर भी तोड़ा हुआ था उसको। अब हालांकि विजयनगर की कला को द्रविड़ कला कहा गया है, परंतु उसकी वास्तुकला अगर
अलग प्रकार की है, जिसमें सफलता के साथ साथ पेचीदी वस्तुएं प्रयोग की गई हैं। आंशिक रूप से नष्ट हुए मंदिरों की मरम्मत की गई एवं बढ़ाया गया तथा आकार प्रदान किया गया। पुराने मंदिरों के ध्वंसावशेषों के ऊपर नए मंदिरों की व्यापक योजना बनाई गई, उनका निर्माण किया गया। नवनिर्मित मंदिर आकार प्रकार में बृहद थे, इसमें एक साथ सैकड़ों हजारों भक्तगण आ सकते थे। मंदिर वास्तुकला में कई नए तत्व जोड़े गए, कल्याण मंडप या अलंकृत स्तंभ, बरामदे के बाएं किनारे पर मंडप का निर्माण आदि। गर्भगृह और गोपुरम पूर्ववत बने रहे। अम्मन धर्म स्थान का जहां देवी का स्थान होता था, अम्मन धर्म स्थान बोलते थे। अम्मन धर्म स्थानों का निर्माण सहायक मंदिरों के रूप में किया गया। कल्याण मंडप इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस पर विभिन्न देवताओं की आकृतियां बनाई गई तथा विशेष उत्सवों की दृष्टि से भी वह महत्वपूर्ण था। स्तंभों का प्रचुरता से प्रयोग किया गया ताकि निर्माणों का आकार बढ़ाया जा सके और बृहद सभागारों का निर्माण संभव हो। स्तंभों का प्रचुरता से प्रयोग किया गया ताकि निर्माणों का आकार बढ़ाया जा सके और बृहद सभागारों का निर्माण संभव हो। वास्तुकलात्मक निर्माण अलंकृत हुआ तथा प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का आकार देखने को मिला। 1000 स्तंभ वाले मंडपों का निर्माण विजयनगर मंदिर कला का आदर्श स्वरूप था। 1000 स्तंभ वाले मंडप का निर्माण हुआ। बताइए, स्तंभों का निर्माण इस प्रकार किया गया कि वो अलंकारिक दिखते थे। मूर्तियों के पट विभिन्न पौराणिक कथानकों को दर्शाते थे। भव्य आकार और अलंकरण वाले गोपुरम मंदिरों में प्रवेश के लिए बड़े द्वारों का निर्माण करते थे। धीरे धीरे इनका आकार एवं संख्या बढ़ती गई। रोचक तथ्य है कि धर्मनिरपेक्ष भवनों में इंडो इस्लामिक विशेषताएं पाई गई। गुंबद एवं कमल का निर्माण, जैसे कमल महल, आपको पता नहीं यहाँ पर है या नहीं, मैंने लाया, हाँ देखिए, ये भी मैंने देखा था। ये कमल महल है और लोटस महल देखिए, कमल। तो ये देखिए, ये आपको यहां पर दिखेगा। अब गौर से देखिए, आप लोग तो मेहराब को पहचानते हो। देखो, ये मेहराबी शैली में आपको दिखता है, मेहराबी शैली में। ये जो मेहराबी शैली आपको दिख रहा है और एक कमल की तरह बना हुआ है, तो इसमें भी आपको एक चीज दिखेगी, इस्लामी स्थापत्य का प्रभाव। ये धार्मिक सद्भाव है। यह वह राज्य है जो अपने आप को हिंदू राज्य कहने का दावा करता है, लेकिन जो अपने आप को हिंदू राज्य कहने का दावा करता है, उसने भी मुस्लिम स्थापत्य की शैलियों को अपनाया हुआ है। आश्चर्य होगा। आधुनिक भारत के अधिकांश प्रसिद्ध मंदिर तुंगभद्रा के दक्षिण में अवस्थित है। इसका निर्माण विजयनगर काल में ही हुआ। कुंभकोणम, कांचीपुरम, श्रीरंग, इसमें पीछे विट्ठल एवं हजारा मंदिर के उदाहरण है। अच्छा, हाँ, फिर चित्रकला के रूप में लिपाक्षी चित्रकला का विकास हुआ। यह चित्रकला की एक विशिष्ट शैली थी, लिपाक्षी। जैसे आपको पीटी में पूछा जाता है लिपाक्षी चित्रकला किसमें, रामायण और महाभारत की कथा दी गई है, और जो लिपाक्षी चित्रकला है वो लिपाक्षी चित्रकला विजयनगर की कला है, तो उसको लिपाक्षी चित्रकला बोलते हैं। इस काल में संगीत कला का विकास देखने को मिलता है। कृष्णदेव राय और राम राय अच्छे संगीतज्ञ थे। फिर इस काल में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक नवीन शैली का विकास हुआ, जैसे यक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। यक्षिणी साहित्य, विजयनगर के शासक शिक्षा और ज्ञान के महान संरक्षक थे। जैसे देखिए, बहुत सारी भाषाओं का, आप उसमें मैटर में पढ़ लेना, बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ है। जैसे पहले तो विजयनगर ने संस्कृत को संरक्षण दिया। तो कहा जाता है कि वेदों पर जो ओरिजिनल टीकाएं लिखी गई, टीकाएं कहते हैं कमेंट्रीज को, वह जैसे माधव विद्यारण्य, हरिहर और बुक्का के गुरु थे माधव विद्यारण्य। उस पर कहानी हरिहर बुक्का की कि हरिहर बुक्का पहले काकातीय शासक, वारंगल का काकातीय हिंदू शासक था, उसके दरबार में रहते थे, उसके अधिकारी थे। लेकिन 1324 में जब जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक ने जब वारंगल को जीता, तो दोनों भाई वहां से भाग के चले आए दक्षिण में काम्पिल राज्य, वो हिंदू राज्य था। जब मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना और उसने जब काम्पिल को रौद डाला और हिंदू राज्य को जीत लिया, तो दोनों भाइयों को पकड़ लिया और उन्हें जबरन इस्लाम धर्म में धर्मांतरित करा दिया और यहां से लेकर दिल्ली चला गया। और दिल्ली जाकर उसे सल्तनत के अधिकारी के रूप में तब फिर दोबारा दक्षिण में भेजा। तो दक्षिण में आने के बाद उन दोनों भाई के अंदर का जो हिंदुत्व था वो ऐसे भी बेचैन हुआ पड़ा था। तो ये दोनों चले गए माधव विद्यारण्य के शरण में, और माधव विद्यारण्य ने इन्हें फिर इस्लाम से हिंदू धर्म में धर्मांतरित करवाया और इन्हें पवित्र बनाया, और फिर इन्होंने तब जाकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में विद्रोह करके। तो ये कहानी है इनकी। तो माधव विद्यारण्य को हरिहर और बुक्का का गुरु माना जाता है। तो माधव विद्यारण्य का जो छोटा भाई सायन था, तो सायन के नेतृत्व में ही
जो बहुत बड़े विद्वानों भी थे, चारों वेदों पर टीकाएं लिखी गई थी। और फिर आप देखोगे कि एक साहित्यकार के बारे में होता है कि सायन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में संस्कृत विद्वानों ने धार्मिक साहित्य की रचना की, तो चारों वेद एवं कुछ ब्राह्मणों और आरण्यकों पर टीकाएं लिखी। हेमाद्रि ने धर्मशास्त्र पर टीका लिखी। हालांकि सामाजिक संस्थाओं की प्रगति में इन लेखकों का योगदान थोड़ा ही रहा। ये हेमाद्रि की टीका है धर्मशास्त्र पर। विजयनगर में अब देखिए, कृष्णदेव राय स्वयं भी एक बड़े विद्वान थे। कृष्णदेव राय के बारे में आपने पढ़ा होगा। कृष्णदेव राय ने ओरिजिनल जो तेलुगु है, क्योंकि तेलुगु ही भाषा है और तेलुगु का विकास विजयनगर दरबार में हुआ है, तेलुगु साहित्य का पुनर्जागरण कहते हैं, तो कृष्णदेव राय ने स्वयं अमुक्त माल्यदा नामक कृति लिखी। अमुक्त माल्यदा, और अमुक्त माल्यदा नामक कृति से ही पता चलता है, जो अमुक्त माल्यदा नामक कृति है उसी से पता चलता है कि कृष्णदेव राय ने संस्कृत में 5 ग्रंथ लिखे थे। उसमें एक का नाम है जामवती कल्याण। फिर आपको पता चलता है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा साहित्य का पुनर्जागरण हुआ था, और उनके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे। उन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उस अष्ट दिग्गज में सबसे प्रमुख थे, अष्ट दिग्गज में आप देखोगे सबसे जो प्रमुख थे वो पेद्दन नामक विद्वान। पेद्दन नामक जो विद्वान है उसने लिखा था स्वारोचित संभव, टेक्स्ट का नाम दिया हुआ है, स्वारोचित संभव और मनु चरित्र। और दूसरा विद्वान था नंदी तिम्बन, उसने लिखा परिजातापहरण। तो ये सब 2-4 नाम है, उसको देख लीजिएगा। और तेनालीराम की कहानी बचपन में हम लोग पढ़ते थे, बहुत बड़ा विदूषक थे वो। तो तेनालीराम एक विद्वान थे कृष्णदेव राय के दरबार में। उसने पांडुरंग महात्म्य नामक रचना की और इनमें तेलुगु काव्य को एक नई दिशा दी। पेद्दन को आधुनिक तेलुगु का जनक कहा जाता है। तिम्बन द्वारा लिखित प्रेम कथानक लंबे समय तक लोगों के मस्तिष्क पर ताजा बना रहा। इस समय संस्कृत साहित्य और अन्य धर्मनिरपेक्ष साहित्य का तेलुगु में अनुवाद कार्य भी बड़े पैमाने पर हुआ। इसे कृष्णदेव राय ने प्रोत्साहित किया। विजयनगर के विद्वानों का सबसे बड़ा योगदान तेलुगु में एक प्रकार के नए काव्य प्रबंध के लिए मार्ग प्रशस्त करने पर रहा है। कुछ लेखकों ने यक्ष ज्ञान की शुरुआत की, जो एक प्रकार का देशी नाटक था। जयदेव के गीत गोविंद पर राजा तिरुमल ने टीका लिखी थी। विजयनगर साम्राज्य का शासन काल कन्नड़ और मलयालम के विकास का काल भी था। इस अवधि के प्रथम कन्नड़ विद्वान मधुरा ने धर्मनाथ पुरन की रचना की। मलयालम का प्रथम प्रमाणिक साहित्यकार उन्नेलु संदेशम है। ये तो टेढ़ा मेरा नाम है, आप इसको इग्नोर कर देना, ज्यादा इसके चक्कर में, फैक्ट्स के चक्कर में मत पड़ना। उधर जो मेन आपको कृष्णदेव राय की कृति है, या फिर पेद्दन और नंदी तिम्बन जैसे, तेनालीराम जैसे 2-4 जो इंपॉर्टेंट विद्वान हैं उनका नाम याद रखो, बाकी को इग्नोर कर दो। कहोगे हमने दिया क्यों? तो देना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन मैं खुद ही कहता हूं कि ज्यादा फैक्ट्स के चक्कर में मत पड़ना। अंत में कहा, तत्कालीन समृद्ध राजकीय कला ने साहित्य और नव क्लासिकल परंपरा और रोमांटिक अभिव्यक्ति के लिए उत्साह का निर्माण किया। कवियों का यह उत्साह विद्वता काव्य के नए रूपों का प्रबंध, द्व्यर्थी एवं यक्षगान के रूप में सामने आया। प्रेम, भक्ति, दर्शन और उपदेशात्मक तत्वों का संतुलन काव्य में बना रहा। इस समय सौंदर्य बोध अन्य तत्वों से कहीं बढ़कर कवियों का प्रमुख वन विषय एवं उद्देश्य था। अब साहित्य और कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय का योगदान, अब इसी पर मैंने क्वेश्चन कर दिया। एक क्वेश्चन 2016 में पूछा था यूपीएससी में। ये जो क्वेश्चन है आपको यूपीएससी 2016, ये तो इसी से निकल जाएगा जो ऊपर मैंने बताया, और यहां पर मैंने लिख कर भी आपको दिया हुआ। और ये एक बार देख लेना आप इसको। और ये फिरोज शाह बहमनी और महमूद गवा एक्चुअली मंत्री था। बहमनी राज्य में एक शासक था मुजफ्फर शाह तृतीय, उसके समय वो मंत्री था। वो बड़ा योग्य मंत्री माना जाता था, और कला और के विकास में उसका भी योगदान शिक्षा के विकास में माना जाता, शिक्षा के विकास में। और फिरोज शाह बहमनी भी काफी एनलाइटेंड रूलर था, उसका भी शिक्षा के विकास में योगदान माना जाता था। इसलिए दोनों के योगदान को लेकर तब ये क्वेश्चन बनाया गया है कि फिरोज शाह बहमनी और महमूद गवा दोनों बहमनी राज्य के योग्य प्रशासक थे। इन दोनों ने राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से तो बहमनी राज्य को मजबूत बनाया ही, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अमूल्य योगदान दिया। फिरोज शाह बहमनी वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान सुल्तानों में से एक था। यह विद्या एवं ज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा अनेक भाषाओं में पारंगत था। वह धार्मिक ज्ञान से अर्थात कुरान की टीकाओं, इस्लामी कानून आदि से अच्छी तरह परिचित था, और वनस्पति शास्त्र, ज्यामिति, तर्कशास्त्र आदि विषयों में भी
काफी रुचि रखता था। उसे फारसी, अरबी और तुर्की में ही नहीं बल्कि तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वह स्वयं भी एक अच्छा आशु कवि था। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत रुचि के परिणाम स्वरूप फिरोज शाह बहमनी ने राज्य में शिक्षा के विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया। शिक्षा के विकास हेतु उसने विदेशों से अनेक प्रसिद्ध विद्वानों को दक्षिण में आकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, उसने खगोल की ज्ञान को प्रोत्साहन देने हेतु दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई, एन ऑब्जर्वेटरी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। उसी प्रकार उसने स्थानीय स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने मदरसों की स्थापना करवाई। फिरोज बहमनी के पश्चात महमूद गवाह ने उसकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के विकास हेतु कई कदम उठाए। महमूद गवाह भी फिरोज बहमनी की तरह एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सुरुचि संपन्न व्यक्ति था। उसने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया और इन विद्वानों ने राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में महती भूमिका निभाई। महमूद गवाह ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए जहां मदरसों की स्थापना करवाई, वहीं उसने उच्च शिक्षा हेतु बिदर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना करवाई। इतना ही नहीं, महमूद गवाह ने अध्यापकों और छात्रों के रहने के लिए एक 3 मंजिला इमारत बनवाई जिसमें 1000 छात्र और अध्यापक रह सकते थे। राज्य की ओर से अध्यापक और छात्र दोनों को मुफ्त भोजन और वस्त्र दिए जाते थे। शिक्षा के विकास में राज्य के सहयोग के कारण उस समय कुछ देख लेना ही तो इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं इसमें तो आपको बस बीजापुर का सुल्तान, ये तो मैंने कल ही आपको बता दिया था, तो आपके लिए नया है। अब देखो, ये तो खैर क्षेत्रीय स्थापत्य का फिगर है, इसमें कोई खास नहीं है, ये आप इसको इग्नोर कर दो। मैं आपको मुख्य रूप से दिखाना चाहता कि जैसे ब्रिटिश आए तो आप आधुनिक काल में आते हो, तो मुगल काल में आपने आर्किटेक्चर देखा है, तो ब्रिटिश भी आए तो उन्होंने भी अपने ढंग से स्थापत्य को मैंने मुगलों की नकल करने की पहले कोशिश की। जैसे आपको सूचना मिलती है कि जैसे मैं आपको ब्रिटिश स्थापत्य के बारे में बताऊं कि नहीं, पहले कितना मैंने कहा कि पहले आर्किटेक्चर को ऊपर रखना फिर इसको रखना, बट इन स्पाइट ऑफ माय बेस्ट इंस्ट्रक्शन यू हैव जस्ट स्पॉइल्ड द थिंग्स। मैंने कहा था ना कि इंस्ट्रक्शन को पहले आर्किटेक्चर को रखना। आज मैं आर्किटेक्चर बता देता हूं, फिर मैं दूसरा वाला आपको कल बताऊंगा। आधुनिक स्थापत्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में आधुनिक स्थापत्य का विकास देखा गया। वस्तुतः ब्रिटिश के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में मुगल स्थापत्य मौजूद था और उन्होंने मुगल स्थापत्य की नकल करने की कोशिश की, किंतु मुगल स्थापत्य की तुलना में ब्रिटिश स्थापत्य काफी घटिया सिद्ध हुए। वस्तुतः 19वीं सदी में विक्टोरियन शैली में कुछ स्थापत्यों का निर्माण किया गया। यह स्थापत्य देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो अपना लिखा हुआ उसको पढ़ लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे आपको अगर मॉडर्न ब्रिटिश आर्किटेक्चर देखोगे तो ब्रिटिश जब हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले उनको वैधता का प्रश्न हुआ, क्योंकि मुगलों ने बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर बनाए थे, तो उन्होंने पहले मुगलों की ही नकल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो तकनीकी बदल चुका था। मुगलों ने तो पत्थर के बड़े बड़े भव्य बनाए थे, इन्होंने ही बनवाए। लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है इन्होंने ईंट, इस्पात और सीमेंट के माध्यम से कुछ निर्मित मुगल स्थापत्य की तरह इस पर ईंटों का गुंबद निर्मित किया, मतलब उनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो फियास्को हो गया। आप अगर किसी की नकल करने की कोशिश करोगे तो बहुत घटिया हो गया। जैसे आप देखोगे फिर 1911 में जब नई राजधानी दिल्ली बनी तो 2 स्थापत्यकार आए। पहले वो स्थापत्यकार बाद में आए। जब 1911 में जब राजधानी दिल्ली बनी, जैसे देखो पहले जो स्थापत्य बनाए उन्होंने मुगलों की नकल करने की कोशिश की। बाद में जब उन्होंने स्थापत्य बनाए उसमें रोमन स्थापत्य जो यूरोप में था उसको कहते हैं नव रोमन शैली, तो नव रोमन शैली का विकास किया और फिर चाहा कि हम अपने तरीके से स्थापत्य का निर्माण करें। पहले मुगलों की नकल करने की कोशिश की, लेकिन देखो फ्लॉप कर गया। मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए ये मुगलों की नकल करने की कोशिश की है इन्होंने। तो गुंबद जो बनाया है, पहले मुगल जो गुंबद होता था ये गुंबद न बना के ये स्तूप वाला गुंबद बना दिया, जो बौद्धों का स्तूप है। और जैसे ये मॉडर्न आर्किटेक्चर था, तो मॉडर्न आर्किटेक्चर की विशेषता होती है खुलापन, लेकिन चूंकि ये मुगल की नकल कर रहे थे इसलिए खुला न बना के इन्होंने चारों तरफ से घेर के बनाया। लेकिन हां, ना तो ये मुगल स्थापत्य की बराबरी कर सके, बस उसकी एक घटिया नकल बनकर रह गई। कलाविदों ने इसकी सराहना नहीं की। उसके बाद आप देखिए कि जब
नई राजधानी परिवर्तन हुआ तो दो स्थापत्यकार आए, एक का नाम था लुटियंस, लुटियंस दिल्ली आपने सुना होगा, दूसरे का नाम था जॉर्ज बेकर। तो जो लुटियंस थे और जॉर्ज बेकर थे, उन्होंने इंडिया गेट बनाया, उन्होंने कनॉट प्लेस, अभी दिल्ली में अगर कनॉट प्लेस का आपको एक्सपीरियंस होगा तो उन्हीं सबके द्वारा बनाया हुआ, इसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं यार, वो सेंट्रल दिल्ली, उसका मुख्य आर्किटेक्चर उन्होंने ही बनाया है। अब उसी के अगेंस्ट में अभी सेंट्रल विस्टा बना है जो मोदी जी की सरकार ने बनाई है। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें, ये बॉम्बे में देखिए गेटवे ऑफ इंडिया बना है, तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, उसमें बॉम्बे था। और ये नव रोमन शैली का आधार पर लुटियंस आर्किटेक्चर देखो, नव रोमन जैसे पिलर्स है ना, वो नव रोमन शैली का। देखिए ये कनॉट प्लेस का ये पूरा डिजाइन बनाया था उसने। आज भी कनॉट प्लेस बहुत भूल भुलैया लगता है। और देखिए कनॉट प्लेस पर कंस्ट्रक्शन वर्क है, देखो नव रोमन शैली है। जैसे ये पिलर्स को देखिए, इनके पिलर्स कुछ अलग तरह के होते थे, पिलर्स। ये देखिए नव रोमन शैली, इसमें जो एरो बना हुआ है इसको देखिए, ऐसे ये लगता है जैसे आपने कभी अगर चर्च देखा होगा तो चर्च का डिजाइन आपको दिखेगा। ये नव रोमन शैली का प्रभाव था। अब एक स्थापत्यकार है ल्यूरी बेकर, देखो दो बेकर है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट में भी दो बेकर है, कभी प्रीलिम्स में आपको ध्यान रखना। एक जो मैंने पीछे बताया जो लुटियंस के साथ काम किया है, लुटियंस के साथ काम करने वाले को कहते हैं जॉर्ज बेकर। और यह जो इसने स्वतंत्र रूप से स्थापत्य बना है इसको कहते हैं ल्यूरी बेकर, ल्यूरी बेकर दैट इज कॉल्ड। ल्यूरी बेकर की खासियत क्या है पता है, इसको गरीबों का स्थापत्यकार कहा जाता है। इसने जो मकान बनाए उसको कहते हैं फिल्टर स्लैब विधि। ये बहुत अच्छा तरीका ढूंढा, इसने ढूंढा तरीका कि हम लोकल सामग्री से ही, क्योंकि हम अगर बाहर से सामग्री मंगाएंगे तो बहुत कॉस्टली मकान का निर्माण होगा, तो हम लोकल सामग्री से बड़ी सस्ती दर पर हमको मकान बनाना है। इतना हवादार मकान बनाया, वही लोकल एलिमेंट्स बहुत कम खर्च पर। जैसे देखिए, ये देखिए ये लोकल आइटम्स को और लोकल सामग्री को मिलाकर इसने अच्छे ढंग से मकान बनाए। देखिए लोकल सामग्री के आधार पर। ओके, अब ये चित्रकला है, इसको देख लेना कि कुछ मॉडर्न चित्रकला ब्रिटिश के टाइम में, इसमें कुछ और ऐसा है नहीं रवि वर्मा राइटिंग से, बाकी को आप लोग ऐसे ही देख लेना। हाँ, कल मैं आपको मॉडर्न में लाऊंगा, तो मॉडर्न में कैसे कैसे, जैसे ये आर्ट, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं ऊपर बता देता हूँ टाइटल। और मैं कल और भी आपको कुछ, कल में क्वेश्चन भी भेजा है अजिनों को, इसी मैटर में हाँ ने उनको भेजा भी है, ठीक है। तो कल आप लोगों को क्या पढ़ के आना है मैं बता देता हूँ। कल आपको ये पढ़ के आना है, ये वाला, ये जो आपका आधुनिक भारत की संस्कृति और विरासत का आर्किटेक्चर छोड़कर ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पूछा हुआ है, ये हमने डाल दिया है, इसको आप लोग देख लोगे। थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कल इतना पढ़ के आप आओगे तो अच्छा रहेगा। इसको आप लोग पढ़ के आना, मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। उसके बाद लास्ट क्लास आपका मंडे को लूँगा, मंडे की हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, और उसी दिन, कल तो आपका क्लास चलेगा, फ्राइडे है कल, और फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, मंडे को हम लोगों का काम समाप्त हो जाएगा।
और तब मैं मंडे को क्या करना है उसका खास इंस्ट्रक्शन भी दूंगा। आप लोगों से बातचीत भी करनी है उस दिन, क्योंकि आपको आगे की तैयारी में बता दूंगा, आप उसी से फॉलो करते रहिएगा। मतलब किस तरह से हिस्ट्री में कौन सा बुक, जैसे आप लोग काफ़ी क्यूरियोसिटी आप लोगों की रहती है कि मैं ये बुक पढूं वो बुक पढूं, तो मैं बता दूंगा आपको, आप उसको फॉलो कर लेना। ओके, तो आज मैं यही रुकता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।